स्वागत है दोस्तों। अभी तक हम सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के उस महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ा जहां से आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का विकास होता है। वो सारी परिस्थितियां हमने अपनी पिछली 6 क्लास में पढ़ी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उन क्लासेस को देख सकते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, इसके बाद भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण लेखक थे, इन सभी के योगदान के विषय में पूरी बातचीत है, जो कि आपको यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिटेन और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारी क्लासेस को एक्सप्लोर करके देखिए कि क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे आधुनिक काल में गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन कौन करता है। तो भारतेंदु युग के ही लेखक करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जो कुछ शुक्ल जी ने लिखा है वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, ताकि आप इन तथ्यों को तैयार रखेंगे और इन बातों को तैयार रखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी रचनाओं से जुड़े हुए किसी भी परीक्षा को लिखित रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आपको ध्यान रखना है तथ्यात्मक रूप से कि इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में हुआ। ध्यान रखेंगे, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी परीक्षाओं में किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि किस कुल में हुआ, वैश्य कुल में। सन 1868 ईस्वी में इन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। तो बंगला से किस नाटक का अनुवाद किया? विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसका सन ध्यान रखना है 1868। और इसी वर्ष यानी 1868 में ही कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका भी उन्होंने चलाई। सन वही है जब विद्या सुंदर नाटक उन्होंने अनुवाद किया और उसी वर्ष इस पत्रिका का उन्होंने संपादन शुरू किया, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी। तो पहले तो पुराने कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी, बाद में कवि वचन सुधा में कुछ गद्यात्मक लेख भी प्रकाशित होने लगे। ठीक है, इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि ध्यान रखें। आगे देखते हैं सन 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली। ध्यान रखेंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन शुरुआत में नाम था, ये मासिक पत्रिका थी सन 1873 ईस्वी में, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। कभी भी पूछे या आप उत्तर लेखन की शैली में इस बात को लिख सकते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली इस नाम से और 8 अंकों के उपरांत इसका नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं इसके विषय में, ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी लिखते हैं कि गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। अब आप ध्यान करें कि रामप्रसाद निरंजनी की जो रचना थी भाषा योग वासिष्ठ, उसमें भी यही बात लिखी कि परिष्कृत हिंदी का पहले पहल रूप जो है वो उन्हीं में दिखाई पड़ता है। लेकिन किस पत्रिका में गद्य का ठीक परिष्कृत रूप दिखाई पड़ता है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इस पत्रिका में हुआ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है हरिश्चंद्र चंद्रिका के विषय में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत प्यारे ढंग से उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका के विषय में ये टिप्पणी की हुई है कि जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, उसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इस पत्रिका में हुआ। किस पत्रिका में? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक कालचक्र में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। नए चाल में ढली कि नई चाल में ढली, इस तरह से भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। तो सन भी ध्यान रखना है, किस सन से नई चाल में ढली और किस पुस्तक में ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी हुई है। तो दोस्तों, जो भी आपको लिखित परीक्षाएं देनी है, चाहे एलटी की, जीडीसी की, जीआईसी की, उसमें 120 शब्दों में या 200 शब्दों में जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, इतने पॉइंट्स इसमें हैं। अभी आगे हम और महत्वपूर्ण बातें इसकी देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी रचनाओं से कुछ भी यदि पूछे
आप इन तथ्यों के आधार पे 120 क्या 200-250 शब्दों में बातें लिख सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको हो। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न बना करके और उस हिसाब से हम दिखाते चलें। आप इतने अबोध नहीं हैं जो लोग इतना अबोध समझ के प्रश्न बना के दिखाते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक लेक्चर वाइज जब आप किसी टॉपिक को सुनते हैं तो आप कंठस्थ कर लेते हैं, चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। यही प्रयास हमारा है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे क्योंकि तथ्य उत्तर लेखन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तथ्यों को तैयार करिए और फिर उन तथ्यों का सही विश्लेषण। दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी परीक्षा के उत्तर लेखन में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हरिश्चंदी हिंदी कहा है। किसे कहा है? जो काल चक्र वाली पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, उसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये हरिश्चंदी हिंदी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये सभी नोट्स, ये सभी पॉइंट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। अब तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे खरीदा और अपने पास ऑर्डर करके मंगाया हुआ है। बहुत उपयोगी है सभी परीक्षाओं में। जो लोग पढ़ रहे होंगे, इससे जो अध्ययन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पे वन लाइनर फैक्ट्स जो हमने दिए हुए हैं, आधुनिक जो ये काल वाइज है, इसके अलावा रचनाकारों पर विशेष जो हमने 40 बड़े रचनाकारों पर जो तथ्य संकलन किया है वो, और साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो हमने एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स उनके नीचे दिए हुए हैं शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पे, वो भी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इस न्यूनतम शुल्क पर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट ये आपको 5 से 6 दिन में और पहले भी ये पहुंच जाती है। तो आगे हम और अपने पॉइंट्स को देखेंगे। शुक्ल जी के कथनों को देखना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। हम देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर लिखे हुए शुक्ल जी के तथ्यों को, उनकी पंक्तियों को। शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। तो ये भारतेंदु मंडल और भारतेंदु युग के जो लेखक और रचनाकार हैं जो उस समय सक्रिय थे, उनके विषय में ये शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इनके गद्य में विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। उसमें उर्दू नहीं होता था, उसमें किसी अन्य विदेशी भाषा की छोंक नहीं लगाई जाती थी, शुद्ध हिंदी का जो रूप था। और यही बात हमने अपनी पिछली 6 क्लासेस में जो हमने आधुनिक काल के विषय में पढ़ी, हमने यही बात किया कि हिंदी की लड़ाई जिस तरह से उर्दू से चल रही थी, अदालतों में उसके प्रयोग को लेकर के, उसके सम्मान को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, जो आंदोलन चल रहे थे, और कई सारे जो आंदोलनकर्ता हिंदी सेवी थे उन लोगों ने चलाई, उसका नतीजा था कि भारतेंदु युग में आकर के हिंदी पूरी तरह से खिल उठी। तो ये बात लिख रहे हैं शुक्ल जी कि इस युग के लेखकों में इनकी हिंदी होती थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा को ध्यान में रख के बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। इसके पहले हमने आपको बताया है कि नवीन चंद्र राय ने लाहौर में उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर के आंदोलन भी चलाया और पत्रिकाएं भी निकाली हुई हैं। वो हिस्सा भी आप देख सकते हैं हमारी पिछली क्लासेस में। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान सबसे पहले किस विधा की ओर गया? तो शुक्ल जी ने लिखा है कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले पहल नाटकों की ओर ही गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नाटक नामक अपनी पुस्तक में भारतेंदु जी ने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए। आनंद रघुनंदन जो महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखी है, और नहुष नाटक जो गोपाल चंद्र गिरधर दास उनके पिता थे उन्होंने लिखी है। तो यही भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले यही 2 नाटक मौलिक ढंग से लिखे गए थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मानते हैं। और शुक्ल जी बता रहे हैं कि ध्यान रखना है कि ये दोनों ही नाटक ब्रज भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आनंद रघुनंदन और नहुष नाटक की भाषा आपको ध्यान रखना है, ब्रज भाषा थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी के कथन भारतेंदु के विषय में महत्वपूर्ण हैं
कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ये भारतेंदु के विषय में शुक्ल जी के कथन है। इनका पहला मौलिक नाटक विद्यासुंदर के विषय में हमने देखा कि बंगला से अनुवाद उन्होंने 1868 में किया, लेकिन भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और ये 1873 ईस्वी में लिखा गया और प्रकाशित हुआ। इसके विषय में जो आपको बातें ध्यान रखनी है कि यह प्रहसन शैली में लिखा गया नाटक है। धर्म और उपासना के नाम पर समाज में प्रचलित जघन्य अनाचारों को इसमें उजागर किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस नाटक के विषय के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपको ये नाटक अच्छे से ध्यान रहेगा कि धर्म और उपासना के नाम पर समाज में आज भी जो जघन्य अनाचार प्रचलित हैं उन सभी को उजागर किया भारतेंदु जी ने। इसमें भारतेंदु जी ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को लक्ष्य करके चोट पहुंचाई है। ऐसा माना जाता है, शुक्ल जी ने भी लिखा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के कारण, दुमुहेपन के कारण या खुशामदी के कारण, जो ब्रिटिश शासन की खुशामदी वो कर रहे थे उसके कारण भारतेंदु जी पर कुदृष्टि हो गई थी ब्रिटिश सरकार की। इसलिए इस नाटक में उन्होंने शिव प्रसाद जी को केंद्र में रख करके उनको जो है चोट पहुंचाने के लिए इस तरह से कुछ बातें उसमें लिखी हैं। ये शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा गया है। शुक्ल जी का एक और महत्वपूर्ण कथन है भारतेंदु जी के विषय में कि यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। तो देखिए ये बातें शुक्ल जी ने लिखी हुई हैं। जब भी आप भारतेंदु से संबंधित कुछ भी उत्तर लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आप तैयार कर रहे हैं, ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शुक्ल जी की पुस्तक तक यदि आपकी पहुंच नहीं हो पाती है, समय नहीं है आपके पास, और आप आसानी से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को लगातार देखते रहें। अब हम लगातार इन सारे विषयों पर आपके लिए पॉइंट्स लाते रहेंगे। बीच में क्लासेस थोड़ी सी गैप हुई है किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, अब ये लगातार चलेगी। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास कैसी लगी। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के किस दृष्टि से हम तैयारी करवाएं, आप अपनी राय भी बता सकते हैं और उस पर हम विशेष रूप से काम करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, छोटी क्लासों के साथ। नमस्कार, शुभकामनाएं।